तो ये है जी सर, मैंने आपको कर दिए थे, क्या किया था? शेयर किए थे वो पास्ट पेपर नंबर 2। हाँ, वो ये वही वाले हैं। ये स्क्रीन शेयर की हुई है आपको ये स्क्रीन शेयर हो रही है कि नहीं? जी बिल्कुल आ रहा है ना सर, आ रहा है। हाँ, ये तो ये रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। और इसमें जो है लाइंस दी हुई हैं, क्विकली ब्रेक अ प्रेजेंट स्ट्रिंग एंड सच जॉयस एज दिस शील ब्रिंग। शी यहाँ पे वो फैंसी है, इमेजिनेशन है, और वो दीज लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम टू फैंसी रिटन बाय जॉन कीट्स। इसमें वो यही बताता है, ही वाज एड्रेसिंग ही जो है फैंसी से वो बातें कर रहा था। और एट द सेम टाइम वो अपने आप को भी ये कर रहा है, और इनडायरेक्टली शायद वो अपने रीडर्स को भी ये कह रहा है कि अपनी फैंसी इमेजिनेशन है, कभी कभी इसको आज़ाद कर देना चाहिए। अगर हम इसको इमेजिन यानी सम टाइम वी इसका शुड क्या गो। मतलब? क्या चीज़? प्रिजन स्ट्रिंग। प्रिजन तो जेल को कहते हैं, ठीक है, यहाँ पे पिंजरा है। जी वो तो फैंसी जो है इट वाज इसको जो है बर्ड कह के जो है एड्रेस किया गया था कि इट इज़ जी जी। लाइक हमारे, हम इसको जो है फैंसी इमेजिनेशन को खुला नहीं छोड़ते, हकीकत की दुनिया में ज़्यादा रहते हैं। तो इसलिए वो कहता है कि अपनी इमेजिनेशन के परिंदे को कभी कभी इसका जो है इसकी रस्सी खोल देनी चाहिए, ताकि परिंदा जो है हम ये प्रवास करें। और वो कहते हैं ये इसकी पहुंच बहुत दूर तक है, ये दूर तक जाएगी और वहां से आपके लिए हैप्पी न्यूज़ ये लेके आएगी। ठीक है। So these जी lines have been taken from the poem To Fancy, written by John Keats. Context: in this poem, the poet tells us about the great, surprising deeds that can be done by fancy imagination. अब ये देखिए कमेंट्स दे रहे हैं, ये सारा प्रेजेंट है, ठीक है। प्रेजेंट के साइन है इज, एम, आर, हैज, हैव, एस प्लस वन, कैन। ये माइनर सी थिंग है, जब हम आप अगर इसको पहले जेन में सेट कर लें तो फिर आपको लिखने में आसानी होगी और याद रखने में भी आसानी हो जाती है। जी तो ये इमेजिनेशन जो है इट हैज़ फार रीचिंग एक्सेस एंड इट कैन ब्रिंग हैप्पी न्यूज़ फ्रॉम फार ऑफ प्लेसेस। इमेजिनेशन जो है वन कैन प्ले इट for creating spring even autumn in autumn। आप जो हैं फैंसी की मदद से ऑटम के मौसम में स्प्रिंग जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, और विंटर या विंटर के मौसम में यू कैन आप स्प्रिंग जो है यानी सीज़न, एक्चुअल सीज़न कोई भी हो, फैंसी जो है आपके लिए कोई भी फेवरेट सीज़न जो है वो आपके मतलब सर, सामने ला इससे ये कर भी रख हो सकते सकता है हैं। ना कि आप दुख में खुशी भी ला सकते हैं। हाँ, ऐसे ही है, बिल्कुल, यू आर वेरी राइट। तो ये जो है हमारी जो सैड मोमेंट्स हैं या हमारे जो डिस्ट्रेस्ड मोमेंट्स हैं, उनमें जॉयफुल मोमेंट्स जो हैं फैंसी हमारे लिए लेके आ सकती है। वन कैन जी यूटिलाइज इट टू क्रिएट इमोर्टल ब्यूटी। जो है फैंसी जो है वो परमानेंट ब्यूटी, ना ख़त्म होने वाली ब्यूटी जो है वो हमारे लिए सर्च करके ला सकती है या क्रिएट कर सकती है। एंड वंस इन वंस माइंड, एक शख्स के जहन में ये जो है इमेजिनेशन जो है वो ऐसी ऐसी ब्यूटी, परमानेंट ब्यूटी दैट दैट डजंट फेड, दैट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय टाइम और क्लाइम, यानी क्लाइमेट से और टाइम से जो अफेक्ट नहीं होती है, वो ब्यूटी जो है वो ला सकती है। लाइक वी हैव हैप्पी मेमोरीज ऑफ आवर चाइल्डहुड। तो अभी जो है हमें वैसे ही कभी बचपन की कोई तस्वीर देखी तो इमेजिनेशन में वी कैन ऑल रियलाइज कि हम कैसे थे। Mind, or जी even to have a sweet beloved that will never lose her beauty, या वो यहाँ beloved ये loved person, okay, जो very dear one, तो उसकी जो है उसको हम विजुअलाइज कर सकते हैं, और तो उसकी जो ब्यूटी है that never ends। और एक्सप्लेनेशन मजीद ये उसने एक्सप्लेन यूँ किया है, इन द गिवन लाइन द पोएट आस्क्स अस टू ब्रेक द सिल्कन लाइन ऑफ इट्स कैप्टिविटी। ये जो है बहुत सारे से इसको फिगरेटिव लैंग्वेज बना दिया। सिल्कन स्ट्रिंग नहीं है, कोई भी स्ट्रिंग भी जी हो सकती है, ठीक है। कैप्टिविटी कैद है, यानी एक्चुअली सिंपल वर्ड में ये है, the poet advises us that we should free our imagination sometimes. That means that we should come out of the real world. The real world is full of tragic events, and sometimes we should
let ourselves fly on the wings of imagination. This imagination can carry us to far off places, and there we can find relief. तो ये पोएट जो है वो ये पर इसको सही से ना समझ नहीं आई, even to have a sweet beloved that will never know the यानी इमेजिनेशन में जो बिलव्ड है, वो शायद जो है वो कह रहा है कि बिलव्ड जो है, जो हमारी इमेजिनेशन में होगी उसकी ब्यूटी कभी खराब नहीं होगी, ठीक है। The one, the cherished memories never fade away, ठीक है। जी जो कुछ हमें ब्यूटीफुल जी दिखता है और जो हम अपनी मेमोरी में सेव कर लेते हैं, वो कभी भी फेड नहीं होता, उसके कलर फेड नहीं होते, वो कभी भी नहीं है। हाँ, ये होता है अगर हम उसको याद नहीं करते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम, फिर हो सकता है हम उसको ऐसा ऐसा उसकी डिटेल जो है वो भूल जाएं। अगर जो है if we keep you see remembering the happy moments, if we keep flying on fancy, तो फिर जो है ये everything remains fresh, तो ये ब्यूटी जो है इमॉर्टल हो जाएगी, ठीक है, इन द माइंड। जी और जो कभी भी नेवर लॉस आवर ब्यूटी, यानी बिलव्ड जो है द पर्सन, द डियर वंस, ओके, द डियर वन, जो भी जो है जैसे लाइफ पार्टनर होते हैं, फ्रेंड होते हैं, तो उनके जो है उनकी ब्यूटी कभी भी जो है अगर वी कीप देम प्रिजर्व्ड इन आवर मेमोरीज, तो दे नेवर फेड अवे, कभी भी वो फेड में नहीं होते। जी इसमें ये भी है कि वी ऑलवेज रिमेंबर द प्लेजेंट थिंग्स, हम जो प्लेजेंट थिंग्स हैं वो अपनी मेमोरी में सेव कर लेते हैं। अनप्लेजेंट इवेंट्स भी बहुत से होते हैं, वी लेट देम, हम उनको वी डोंट चेरिश देम, वी फॉरगेट देम। तो यूं समझे कि वी रिमेंबर द जॉयस एंड वी फॉरगेट द पेन्स। तो ये जो हैं जॉयस जो हैं वो अक्सर जो हमारी मेमोरी में रह जाते हैं, तो दे डोंट फेड अवे, तो ये बात वो कह रहा है। अब एक्सप्लेनेशन में है, इन द गिवन लाइन्स द पोएट आस्क्स अस, शायर हमें कहता है टू ब्रेक द सिल्क लाइन। सिल्क लाइन यहाँ पे स्ट्रिंग ही है, ठीक है, रस्सी है ऑफ इट्स जी कैप्टिविटी। हमने सर कौन कैप्टिविटी, सी लाइन है, सिल्क लाइन? सिल्क लाइन वो रस्सी है कोई आम सी जो है, सिल्क लाइन इसने वैसे कह दिया। वो जो केज था, केज में एक बर्ड है जो कि इमेजिनेशन है, उसका दरवाज़ा बंद है, जी उसको जो है रस्सी से बंधा हुआ है, तो वो रस्सी खोल देनी चाहिए ताकि दरवाज़ा खुल जाए और मैं जो फैंसी जो है जो कि परिंदा है वो आज़ाद हो जाए, ठीक है। इट शुड फ्लाई जी अवे, जैसे हम किसी कैद किए हुए परिंदे को पिंजरे से उसका दरवाज़ा खोल दें तो वो जल्दी से उड़ के फ़ौरन दूर जो है वो भाग जाता है, उड़ जाता है। जी तो इस तरह से अगर फैंसी को अगर हम रिलीज करेंगे तो इट विल फ्लाई अवे लाइक द बर्ड्स, और ये बड़ी खुशी भी होगी, और यानी इट विल ब्रिंग अस वेरी हैप्पी फीलिंग्स एंड लेट अवर इमेजिनेशन लूज। हमें इमेजिनेशन को, यानी इमेजिनेशन जो कि हम परिंदे की मानंद हमारे दिमाग में कैद है, ठीक है, हमें इसको लूज कर देना चाहिए, सो दैट इट में ब्रिंग ऑल द अबव मेंशन्ड जॉयज इन द पोएम, ताकि नज़म में जो जॉयज हैं जिनको मेंशन किया गया है वो हमारे लिए ये ढूंढ कर ले आए। और फर्दर वो ये भी कहता है, इट जी हैज़ ग्रेट पावर, इमेजिनेशन की पावर बड़ी ग्रेट है, और ये जो है जैसे हमारे जो सारोज हैं उनको प्लेजर में बदल सकती है। जी हाँ, टू अस इवन ड्यूरिंग द डल एंड ड्रेरी विंटर सीजन, ये मैंने बता भी दिया, ठीक है, यानी जो हम सीजन ऐसे होते हैं जिनमें कोई स्लो करने वाले होते हैं, डैम्पनिंग स्पिरिट्स के इफेक्ट हैं जो सीजन हमारे ऊपर रखते हैं, उन सीजन में भी, यानी हार्ड सीजन में भी ये जो है हमारे लिए इमेजिनेशन जो है वो हमारे लिए खुशियाँ ढूंढ के ला सकती है। सो इफ वी विश टू गेट इट्स प्लेजर, अगर हम इसकी खुशियाँ हासिल करना चाहते हैं, वी शुड अनटाई आवर इमेजिनेशन, हमें अपनी इमेजिनेशन को खुला छोड़ देना चाहिए, आज़ाद करना चाहिए। वी कैन नेवर गेट प्लेजर इन स्टिकिंग टू आवर फिजिकल प्लेसेस, तो ऐसा होगा, हाँ, क्योंकि हम जो हैं फिजिकल जो हम प्लेसेस हैं, सॉरी, वी कैन हम नेवर कभी गेट स्टक नहीं रह सकते। प्लेजर, हम कभी खुशी हासिल नहीं कर सकते इन स्टिकिंग टू आवर हार्म फिजिकल प्लेसेस, यानी फिजिकल प्लेसेस हैं द वर्ल्ड जी ऑफ रियलिटीज, ठीक है, द रियल वर्ल्ड जो है, इसको इसके साथ अगर हम चिमटे रहते हैं तो कभी भी हमें खुशी नसीब नहीं हो सकती। तो ये जो है फिजिकल प्लेसेस हैं, दैट्स द रियल वर्ल्ड दैट इज़ फुल ऑफ ट्रेजिक इवेंट्स, इसमें प्रॉब्लम्स हैं, फुल ऑफ प्रॉब्लम्स हैं। तो अगर हम इस if we keep sticking to the physical world, then फिर जो है हमें जो है प्लेयर्स जो हैं वो नहीं मिल सकते।
तो हमें इमेजिनेशन को छोड़ना चाहिए, हमें यानी हमें रियल वर्ल्ड से इमेजिनरी वर्ल्ड में हमें जो है वी शुड फ्लाई इनटू दैट। ठीक है जी, जी इसकी समझ आ गई, क्लियर हो गया? जी क्लियर हो। हाँ जी। अलोन विद हर ग्रेट फैमिली, ये जो है ये वो जो जिप्सी वुमन थी, पता नहीं क्या नाम था उसका, मैक मैरिलिस। तो ये जो है ये जी भी जी कीट्सी ने लिखी थी, मैक मैरिलिस। और वो जो है उसके ब्रदर सिस्टर क्या थे, पहाड़ियाँ थे, चश्मे थे, दरख्त थे, वगैरह वगैरह। तो ये उसकी फैमिली थी एंड शी वाज जी अलोन विद हर ग्रेट फैमिली। इसकी बड़ी फैमिली में शी लिव्ड एज शी डिड प्लीज, आज़ादी से घूमती फिरती थी, उसको कोई परेशानी नहीं थी। ठीक है, so reference these lines have been taken जी from Meg Merrilies written by Keats. Keats ने ये poem Meg Merrilies लिखी है, उस poem से ये लाइनें ली गई हैं। In this poem, the poet tells us, शायर हमें बताता है, the story of a poor woman, Meg Merrilies. बल्कि जिप्सी लिखना चाहिए, पोर तो बहुत सारी होती हैं, ये जिप्सी वुमन है। पोर जो है, पॉवर्टी जो है एक्चुअली ये उसके साथ स्टिकिंग है, यानी डिप्राइव्ड होने के सेंस के साथ भी है, या नेगेटिव सेंस में हम इसको ले लेते हैं, यानी बेचारी वगैरह जो है। लेकिन ये वैसी नहीं है, वो उसके पास पैसे नहीं है, लेकिन बट शी हैज़, उसके पास हैप्पी फीलिंग्स बहुत सारे हैं, एंड शी नोज हाउ टू लिव ए सेटिस्फाइड लाइफ। तो शी इज़ कंटेंटेड सेटिस्फाइड, हम इसको पुअर भी नहीं कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कंटेंटेड सेटिस्फाइड एक वुमन है। शी लिव्स फार अवे, दो उसकी जो फिजिकल कंडीशन है दैट इज़ वेरी बैड। जब हम इसको जिप्सी वुमन करके लिखेंगे तो फिर सारी बात समझ आ जाएगी। Meg Merrilies जी that used to live long, लिव लॉन्ग तो होता है यानी लॉन्ग इन ए हेल्थ, मतलब ये उसकी उम्र शायद ज़्यादा थी और उसकी सेहत भी अच्छी थी। शी वॉज ए जिप्सी जी वुमन, हाँ ये ठीक उसने लिखा है, वो एक जिप्सी वुमन थी, एंड लिव्ड ए पुअर कंटेंटेड लाइफ। हम पुअर तो नहीं कह सकते, कंटेंटेड लाइफ हम कह सकते हैं। इन कंपनी ऑफ नेचर, यानी नेचर की कंपनी में शी वॉज हैप्पी। और तो कंटेंटेड का क्या मतलब होता है? मुझे कंटेंटेड, भूल रहा है। मुतमईन, विदाउट एनी कंप्लेंट, कोई शिकायत नहीं थी उसको, वो मुतमईन थी, वो Satisfied। ठीक थी। ठीक है, तो उसकी ये कंटेंटमेंट जो था दैट वाज द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस फॉर हर। एक्सप्लेनेशन में आ जाते हैं, इन दीज लाइंस द पोएट टेल्स अस अबाउट द फैमिली ऑफ मैग मैरिलिस। मैग मैरिलिस ने, उसका पता नहीं कोई बहन भाई था कि नहीं, उसने दरख्तों को, पौधों को, चश्मों को, इधर उधर की चीज़ों को अपना बहन भाई बनाया हुआ था। तो ये देवर हर फैमिली, और वो उनमें इतनी ही खुश थी जितने जी कि कोई अपनी फैमिली में खुश होता है। शी हैड हिल्स एंड माउंटेन्स फॉर ब्रदर्स एंड बर्च ट्रीज फॉर सिस्टर्स। ट्रीज उसके ये सफ़ेदे का दरख्त होता है, बर्च ट्रीज। That is, she did not have any brother or sister and lived all alone with pleasure among the manifestations of nature. Manifestation यानी इजहार होना, खुला पड़ा होना, सामने पड़ा होना, दिखने के लिए, ठीक है, मैनिफेस्टेशन। तो जी नुमाइश में होना यानी हर चीज़ उसके सामने थी। ये जो प्लेजर जो थे, नेचर के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, दे वर लाइंग बिफोर हर, उसके सामने पड़े हुए थे, एंड शी कुड सी देम, शी कुड एंजॉय देम, शी कुड टॉक टू देम, उनसे बातें करती थी, एंड दीज वर हर ब्रदर एंड सिस्टर्स, so they were her family. She in fact lived a contented life within her natural surrounding. अपने माहौल में बिल्कुल मुतमईन जिंदगी वो गुजार रही थी। इसके लिए जो पुअर वर्ड, शी वाज अ पुअर वुमन, ये पुअर जो है बेचारा, गरीब, इस तरह के मीनिंग में आते हैं। और ये वर्ड जो हैं इस वुमन के लिए अच्छा एक्सप्रेशन नहीं देते हैं। आप भी इसको जी पुअर पुअर लिखने से अवॉइड कीजिएगा, कंटेंटेड लिख लें, ठीक ठीक है। है। वो डिप्राइव्ड ही नहीं है, उसको जो किसी एहसास ही नहीं है किसी चीज़ की कमी का, तो फिर वो जो है वो जो है उसको कोई शिकायत ही नहीं है, तो फिर पुअर कहाँ से आ गई? पुअर वो लोग होते हैं जिनको शिकायतें होती हैं, जो कि दुखी होते हैं, अग्रीव्ड होते हैं, वगैरह वगैरह। आगे, व्हाट ऑक्यूपेशन डू यू देयर परसू, तो वहाँ पे यानी किस काम में मशगूल रहते हो? दिस इज आ लोनसम प्लेस फॉर वन लाइक यू, ये तो तुम्हारे लिए एक लोनसम वीरान जगह है, तुम्हारे लिए लोनसम, तन्हाई वाली।
These lines, reference. These lines have been taken from the poem "Resolution and Independence." Resolution and Independence. I think ये लीच गैदरर वाला था, ठीक है? वो पोएट जो है वो एक आदमी से बात कर रहा है, वो बूढ़े आदमी से जो कि बहुत बूढ़ा था। old man. वो उसको पूछता है कि तुम यहाँ, तुम्हारा काम क्या है यहाँ पे, तुम इस वीरान जगह में तुम क्या कर रहे हो, ठीक है? तो वो काम कर रहा था, वो लीच इकट्ठी कर रहा था, तो लीच गैदरर था वो। रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, तो ये उस पोएम से ये लिए गए हैं। और उसके बाद ये कॉन्टेक्स्ट में है, यानी हवाला जात। इन दिस पोएम द पोएट टेल्स अस अबाउट द रेवोल्यूशन ऑफ एन ऑब्जर्वर। रेवोल्यूशन नहीं, यहाँ पे रेजोल्यूशन होगा, ठीक है? यानी एक रेजोल्यूशन रेवोल्यूशन तो होता है इनकलाब, सडन चेंज, ठीक है? तो ये वर्ड मेरे ख्याल में ये गलत लिखा गया है, ये रेजोल्यूशन है, इसको एस कर लें। रेजोल्यूशन होता है पक्का इरादा। ऑफ एन ऑब्जर्वर, यानी एक ऑब्जर्व होता है देखने वाला, तफ्तीश करने वाला, यानी गौर से देखने वाले को जो है उसके यानी यहाँ पे बूढ़ा आदमी है, ऑब्जर्वर जो है। थ्रू हिज evil doing vision of an old man। ये evil कहाँ से आ गया भाई? अच्छा जी, evil doing भी नहीं है, ये भी गलत है। विजन, ये सी उसकी जो उसकी आई साइट जो है वो पुअर थी, असल में ये कहना ये चाह रहे हैं। देयर वाज एन ओल्ड मैन, ही वाज फुल ऑफ रेजोल्यूशन, उस पक्के इरादे के साथ था। एंड हिज आई साइट वाज पुअर, उसका विजन जो पुअर थी। ऑफ एन, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है? एन ओल्ड मैन था, उसकी आई साइट वीक थी, और ही वाज रेजोल्यूट, यानी वो इरादा मुसम्मम रखता था, और उसके बारे में ये कोई बात कर रहा है एक्चुअली। ओपन ऑब्जर्वर का क्या मतलब? कौन सा? एंड ये वाला मैंने रेजोल्यूशन ओपन ऑब्जर्वर, रेवोल्यूशन तो है ही नहीं, है तो रेजोल्यूशन है, ऐसा ही यहाँ पे। वही ना, रेजोल्यूशन ऑफ एन ऑब्जर्वर का क्या मतलब? ऑब्जर्वर ये ओल्ड मैन है, ये वाला, ठीक है? यानी रेजोल्यूशन पक्के इरादा ऑफ एन ओल्ड मैन का जो था पक्का इरादा था, इसी को यहाँ पे ऑब्जर्वर कहा था। वो ऑब्जर्वर इस तरह से है, उसको सही दिखता नहीं है, उसकी नज़र कमज़ोर है, तो वो जो है उसको बड़े गौर से देखना पड़ता है एक वो लीच को गैदर करने के लिए, बिकॉज ही इज़ वेरी ओल्ड, परहैप्स द ओल्डेस्ट मैन। तो वो उसको नहीं है, उसकी आई साइट वीक है, और उसको अपने काम में मशगूल रहने के लिए, यानी उसको लीच गैदर करने के लिए ही हैज़ टू लुक वेरी क्लोजली, तब उसको नहीं है एफर्ट्स के साथ उसको देखना पड़ता है। तो वो नहीं, हिज मूवमेंट्स वर वेरी स्लो बिकॉज ऑफ दिस, तो उसकी आई साइट अच्छी नहीं था। ये ईवल डूइंग नहीं है यहाँ पे, ही इज ईवल डूइंग, ये गलत है यहाँ पे। ईवल डूइंग विजन, ये जो है ईवल डूइंग विजन, यानी उसकी नज़र जो उसका साथ नहीं दे रही थी, मतलब बट दिस इज नॉट वेरी गुड। उसकी वीक आई साइट लिखें, ज़्यादा अच्छा होगा। एक्चुअली दरअसल देर इज डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्वर, वो ऑब्जर्वर कौन है? वही ओल्ड मैन है, ठीक है? बूढ़े आदमी की ऑब्जर्वेशन, चीज़ों को ऑब्जर्व करने में, एंड क्या भाई, सर ऑब्जर्वर पोइट तो नहीं है? आई थिंक ये तो ओल्ड मैन होना चाहिए था ऑब्जर्वर। चलिए, हो सकता है वो उसका मुझे बूढ़ा आदमी जो था वो लीचेस का मुशाहिदा कर रहा था, और ये जो है नहीं, ये आप है रेवोल्यूशन ऑफ एन ऑब्जर्वर। रेवोल्यूशन इनकलाब होता है, देखते हैं, मीनिंग बहुत क्लियर नहीं है। ओके, देर इज अ डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द ओल्ड मैन। हाँ, यहाँ से तो ऐसे ही लग रहा है कि ये ऑब्जर्वर जो है ये पोएट है। तो अगर पोएट के लिए ऑब्जर्वर लिखा गया है, वेरी स्ट्रेंज, ठीक है? पोएट को लिए पोएट ही लिखें आप ऑब्जर्वर वगैरह ना लिखें, क्योंकि ये बात है कि ओल्ड मैन जो था वो देख रहा था वहाँ पे, वो लीची वो जो जोंकें थी उनको सर्च कर रहा था, ठीक है? ये उसका पैशन था, इट वाज हिज ऑक्यूपेशन, उसके ऑक्यूपेशन की बात भी हो रही है। तो एक ओल्ड मैन था, उसकी आई साइट वीक थी, अगर उसकी जो है ईवल डूइंग विजन, ये भी जो है थोड़ा सा यानी यहाँ पे सैड इवेंट्स पर ये एक्सप्रेशन जो है जो लिखे गए हैं ये भी अच्छी तरह आइडियाज़ को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। तो आप इसको सिंपल लैंग्वेज में जो बात है क्लियरली वैसे ही लिखें, तो देन इट विल बी गुड। तो अब ये इस तरह की नहीं, अपने अभी जो ऑब्जर्वर है, अगर ये पोइट है, एक तो ये इसका रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन का तो वर्ड यहाँ पे कोई नहीं है, ठीक है? इसमें नहीं आता है। तो ये हाँ, पोएट में सडन चेंजेस शायद इस वजह से आई थी, ही वाज इंस्पायर्ड। इंस्पायर्ड भी नहीं था, ही वाज सरप्राइज्ड, वो हैरान था।
कि लेकिन उससे एक मॉरल लेसन उसने लिया था, लेकिन सडन चेंजेस इन द सोसाइटी जब आती हैं तो दैट वी कॉल रेवोल्यूशन, एकदम ये इनकलाब आ गया जी, मास जो है चेंज जो है वो आ जाती है। तो इसके लिए भी किसी भी हवाले से रेवोल्यूशन कोई अच्छा वर्ड नहीं है, रेजोल्यूशन है। इट वाज द इम्पोर्टेंट थिंग वाज द रेजोल्यूशन ऑफ द ओल्ड मैन, ठीक है। उस ओल्ड मैन की रेजोल्यूशन जो है दैट वाज वेरी स्ट्रांग। ही डिड नॉट वांट टू बी डिपेंडिंग अपॉन एनीबॉडी, वो किसी पर जो है डिपेंड नहीं करना चाह रहा था। ही वांटेड फ्रीडम। अगर वो खुद काम कर रहा है, इफ इज कैरिंग हिज ओन लोड, अगर वो अपना लोड खुद उठा रहा है तो दैट मीन्स ही इज इंडिपेंडेंट। अगर उसको हेल्प लेनी पड़ रही है तो फिर जो है ही विल लूज हिज फ्रीडम, उसकी फ्रीडम खत्म हो जाएगी। तो ही इज फुल रेजोल्यूट, वो मुकम्मल तौर पर रेजोल्यूट है दैट ही शुड नेवर गिव अप। वो ये अपनी ओल्ड एज से शिकस्त मारने को तैयार नहीं। एंड इट इज बिकॉज ऑफ हिज सेल्फ इंडिपेंडेंस और जो फ्रीडम। उसके बाद ये देखें वहाँ पे डिफरेंस है, ये एक ऑब्जर्वर यानी ठीक कह रही हैं आप, द पोएट और द ओल्ड मैन के एक्चुअली दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। द ओल्ड मैन इज नॉट अनइक्विवोकली ऑब्जेक्टिव, ये वैसे तो मसावी गैर मसावियाना तौर पे, ठीक है, या शायद इसका कुछ और ही ना मीनिंग हो। एनीवे ऑब्जेक्टिव, एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक सब्जेक्टिव होता है, ठीक है। आप ये कुछ लिटरेरी टर्म में है, इसके आगे जाके देखते हैं क्या कहता है। बिकॉज ही हैज जस्ट पास्ड फ्रॉम जॉय इन आइडेंटिफाइंग हिमसेल्फ विद नेचर, क्योंकि उसने अभी अभी अपने आप को नेचर में खुशियां तलाश करने में कामयाब हुआ है। And the old man is not unequivocally objective because he has just passed from joy in identifying himself with nature. जी वेरी स्ट्रेंज है, कोई मीनिंग इसमें क्लियर नहीं है, वेरी जो है लैंग्वेज है, इसके ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे इस तरह से लिखने से, ठीक है। मैं आपको ये बताता हूँ असल मसला है ये जो ओल्ड मैन जो है, आप साफ साफ लिखें कि देयर वाज एन ओल्ड मैन, ओके, ही वाज वेरी ओल्ड, जो बात बताने वाली है, बट ही वाज जो है वेरी क्या कहते हैं सेल्फ कॉन्शियस पर्सन, ही डिड नॉट वांट टू डिपेंड अपॉन एनीबॉडी, he was full resolute to protect his freedom, and for this reason, though he was very old, though his eyesight was very weak, he kept himself busy in earning his own bread by gathering leeches, ठीक है, in the what is far off place। वैसे भी ये जगह जहाँ अगर इतना ही बूढ़ा था तो इतने वीराने में कैसे आ गया, गाड़ी पे तो नहीं बैठ के आया होगा ना, तो ये कुछ ये इसमें ड्रॉबैक भी है। तो आप इस तरह की लैंग्वेज है इसमें लिखें, ओल्ड मैन की रेजोल्यूशन को प्रेस करें, ठीक है। हाँ, तो पोएट जो है, पोएट इज जस्ट सरप्राइज, वो हैरान है उसको देख के कि ही इज इंस्पायर्ड कि ऐसे ही अपनी फ्रीडम को प्रोटेक्ट करना चाहिए, ये बात है। एक्सप्लेनेशन इन द गिवन लाइन्स द पोएट टॉक्स टू द ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी से पूछता है व्हाट ही वाज डूइंग इन ए लोनली प्लेस, उस वीराने में वो क्या जो वो कर रहा था। इसमें व्हाट का मतलब क्या नहीं है, व्हाट का मतलब जो है, पूछता है इस बारे में जो वो वहाँ पे कर रहा था। एंड ही वाज ऑल अलोन, और वो अकेला था, लाइक द लोनली प्लेस, जैसे कि वो जगह वीरान थी, इसी तरह से उसी अंदाज से वो बूढ़ा आदमी जो है वहाँ पे अकेला था। द ओल्ड मैन वाज ए लीच गैदरर, वो यहाँ लीज गैदरिंग करता था। एंड द पोएट वाज सरप्राइज्ड टू सी द ओल्ड मैन्स एज, बूढ़ा आदमी, ये देखें बिल्कुल सारी जो बात मैंने बताई है वही है, तो वो जो है उसकी ओल्ड एज को देख के बहुत हैरान हुआ था। एंड अलोन इन अ लोनली प्लेस, उस वीरान जगह पे। एंड मोर ओवर ऑन ए स्ट्रेंज वर्क द ओल्ड मैन वाज डूइंग, और वो उसका जो काम था, जिस मेहनत मशक्क़त से वो कर रहा था, उससे वो बड़ा हैरान था, पोएट जो था। अच्छा, ये पैरा जो है, ये वाला, ये लाइनें ऑल टुगेदर चेंज करें, अपने वर्ड में इनको लिखें। अच्छा जी, उसके बाद है आवर ग्रैंड फो, हमारा जो है बड़ा दुश्मन, हु नाउ ट्रायम्फ्स, जो खुशियां मनाता है, एंड इन दी एक्सेस ऑफ जॉय, और इंतहाई खुशी में। अब ये शैतान जो है अल्लाह ताला की तरफ जो है रेफरेंस देते हुए कहता है कि खुदा ने हमें शिकस्त दे दी है, और वो हम अपनी जगह पे अल्लाह मियाँ बहुत खुश हैं, ठीक है। सोल रेनिंग होल्ड्स द टायरनी ऑफ हेवन, अब ये जो है सोल अकेला ही जो है वो हुक्मरान है, और वो जो है टायरनी ऑफ हेवन, उसका जो इख्तियार है, यानी हम पर तशद्दुद करने का, तकलीफ देने का, वो सिर्फ हेवन में है। अब ये जो डेवल है ना हेवन में जाएंगे ना इनको कोई परेशानी होगी,
ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला तो हेवन में रहते हैं। जी अब इनको हेवन से निकाल दिया गया है, जन्नत से निकाल दिया गया है। अब ये निकाल दिया गया है, ना ये दोबारा हेवन में जाएंगे, ना इनको कोई प्रॉब्लम होगी। तो अल्लाह जो है वहाँ पे हुकूमत, अल्लाह की हुकूमत है, अल्लाह जो है यानी इस जो है ये जो क्या नाम है तकलीफ दे जगह जहाँ पे इसको फेंका गया वहाँ पे तो अल्लाह ने आना नहीं, तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट मीन्स दे आर सेफ। ये समझ जी लिया कि वो अल्लाह की पहुंच से बाहर निकल आए। तो ऐसे जो है इमेजिनेशन है। रेफरेंस, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द एपिक ऑफ, ये जो है इसका सेकंड पार्ट जो था, दूसरी लाइनें पता नहीं कहाँ से कहाँ तक थी, जिसमें शैतान जो है वो स्पीच दे रहा है अपने जो है फॉलोअर्स हैं उनसे, वो एड्रेस कर रहा है। तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम जी द एपिक। एपिक होती है लॉन्ग पोइम जिसमें स्टोरी सुनाई जाती है, ठीक है, एक लॉन्ग पोइम है, इसमें स्टोरी है। ऑफ जी जॉन मिल्टन, पैराडाइज लॉस्ट, बुक 1। Context: the epic deals, ये कहानी जो है deals with the fall of Adam, ये हमें बताती है आदम अलैहिस्सलाम को कैसे जन्नत से निकाल दिया गया, peace be upon him, from the garden of Eden, जन्नत के बागात में से, after eating the forbidden fruit, क्योंकि उन्होंने फ्रूट खा लिया था। Satan too was thrown out along with his followers, शैतान ने चूंकि कॉन्स्पायरेसी की थी, उसको उसके सारे साथियों को भी जन्नत से निकाल दिया गया था। इनको तो नाफरमानी की वजह से निकाला था, ठीक है। और इन्होंने ये जो आदम अलैहिस्सलाम को दिए हैं वो फ्रूट का दिए हैं, ये इसमें ये बताया गया कि उनको कैसे निकाला गया था। उससे पहले शैतान उसको डिसोबीडियंस की वजह से, कि उसने सजदा नहीं किया था, ठीक है, उनको तो पहले निकाल दिया था। यहाँ पे जो हमने हमारे यहाँ तो ये है कि उसने आदम को सजदा नहीं किया था। इनके यहाँ ये है क्रिश्चियनिटी में आई थिंक कि उन्होंने खुदा की अथॉरिटी को चैलेंज किया था, ठीक है। तो उसके बदले में फिर जो है इनको सज़ा मिली थी, और ये नेचुरली खुदा का मुकाबला नहीं कर सकते थे, एंड दे वर थ्रोन आउट, जन्नत से इनको निकाल दिया गया, किसी गहरी दोजख में डाल दिया गया। तो उस दोजख से ये वहाँ से निकल के आए हैं। अब ये दोजख जो है मैंने आपको पहले भी एक दफ़ा रेफरेंस दिया था डॉक्टर फास्टस की एक प्ले के हवाले से, कि डॉक्टर फास्टस जो है इस दुनिया में फिर रहा था, और वो जो है शैतान से वो मुलाकात करता है। शैतान तो नहीं आता, शैतान ने अपना असिस्टेंट बीलज़ेबूब भेज दिया। तो वो जो है उसको कहता है कि तुम तो जन्नत से निकाल दिया गया है, और तुम यहाँ इस दुनिया में फिर रहे हो। दुनिया खूबसूरत है, जन्नत से कम नहीं है। तो उसने जो है ठंडी आह भर के कहा, उसने कहा कि यानी तुमने वो दुनिया जो है जन्नत देखी नहीं है, तुमने खुदा के करीब होने को नहीं, तुम्हें तजर्बा नहीं हुआ, तुम्हें पता ही नहीं है वो कितनी बड़ी जगह थी, कितनी अच्छी चीज़ थी। जो लोग वहाँ पे रह चुके हैं उनके लिए वहाँ से निकल आना वैसे ही है, दोजख यानी दोजख में गिर जाना। तो अगरचे वो दुनिया में है, लेकिन उनके फीलिंग्स ऐसे ही हैं जैसे कि कोई शख्स दोजख में हो। तो ये बात है। ये हम भी ऐसे कह सकते हैं, कोई शख्स जो के बड़े किसी घर में कभी रहता हो, 4 कनाल के घर में हो, उसके बाद में फिर उसको 5 मरले के घर में रहना पड़े, अगरचे कि दैट इज़ बिग इनफ स्पेस फॉर अ पर्सन, लेकिन वो ही विल फील कि वो जो है शायद कैद में है, पिंजरे में है, तो उसके फीलिंग्स में इस तरह से जी होंगे। सो इज विद सैटर्न, सैटर्न को वहाँ से निकाल दिया गया था। हो सकता है ये वाकई इसको आग पे रखा हुआ है, यानी कोयलों पे ये दहकते कोयलों पर है, या ये कि ही इज़ डिप्राइव्ड, वो बड़ी खुशी से इनको डिप्राइव कर दिया है। लेकिन यहाँ पे जो है हमें जो दिया गया है इमेज ऐसा ही है कि इसको जो है वो टॉर्चरिंग प्लेस पे है, जहाँ पे आग है, और इसके लिए तकलीफ दे बात है। Saturn too was thrown जी out along with his followers. For 9 days and nights, no दिन no रातें, they fell down, नीचे गिरते गए, till they reached the hell, दोज़ख की तह में पहुंच गए। They were surrounded by raging fires on all sides, हर तरफ आग थी। All of them lay senseless, सारे जो हैं वहाँ पे बेहिस पड़े थे। The Satan was the सर कौन first to कौन rise, ये उसके फॉलोअर्स जो थे, शैतान और उसके साथी जो हैं, जी जी वो ठीक है दोजख में गिरे पड़े थे, खराब हालत में थे। दैन सैटन, फिर शैतान जो था, चूंकि वो उनका लीडर था, वो सबसे पहले उठा। ही एड्रेस्ड हिज असिस्टेंट्स बीलज़ेबूब, अपने साथी बीलज़ेबूब को उसने फिर उससे बातचीत की। बीलज़ेबूब ये शैतान नंबर 2 समझ लें, ठीक है, इसका असिस्टेंट इसका जी जूनियर है, ये जूनियर सैटर्न जो है। दी गिवन लाइन्स आर ए पार्ट ऑफ दैट एड्रेस, और ये जो है लाइनें उसी खताब का हिस्सा हैं।
explanation में है in the given lines Satan is coming to the end of his first ever address. शैतान जो है अपनी जो उसका जो पहला एड्रेस था उनकी उस एड्रेस की आखिरी हिस्से से ये लाइनें ली गई हैं आफ्टर द डाउनफॉल. ही इज एड्रेसिंग हिज चीफ असिस्टेंट बिल्ज़बब. वो अपने बड़े असिस्टेंट बिल्ज़बब से बात कर रहा है. अर्लियर ही हैज़ गिवन हिम ए सजेशन. पहले उसने उसको मशवरा दिया है ऑफ कंटिन्यूइंग द वार विद गॉड. कि अल्लाह से लड़ाई जारी रहेगी, यानी उससे माफ़ी नहीं मांगनी, इटरनली लगातार, यानी मुसलसल, विद आर्म्स एज वेल एज कनिंग्स. आप चाहे इसके लिए आप हथियार यूज़ करें, चाहे इस पर चलाकियाँ यूज़ करें. कनिंग होता है चलाकियाँ, मकारियाँ, ठीक है. Now he says that they must never think even faintly. उनको हल्का सा भी नहीं सोचना of any reconciliation. किसी भी रिकॉन्सिलिएशन होता है यानी आप मुफाहमत कर लेते हैं, ठीक है, सॉरी कर लेते हैं, और ट्रूस या किसी मुआहदा विद ग्रैंड एनिमी द गॉड, यानी अल्लाह के साथ किसी किस्म का मुआहदा नहीं करना, माफ़ी नहीं मांगनी, कोई सुलह सफाई नहीं करनी. रिकॉन्सिलिएशन सुलह सफाई है. हु इज एट प्रेजेंट ट्रायम्फेंट. इस वक्त फिल वक्त वो जीत गया है. एंड विक्टोरियस अगेंस्ट देम. और उनके खिलाफ अल्लाह ने फतह भी हासिल कर ली है. एंड हु जॉयफुली रेन्स. और वो अल्लाह ताला जो है खुशी से हुकूमत करता है. एंड एक्सरसाइज हिज रूल. और अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है, इख्तियारात का इस्तेमाल करता है ओवर द यूनिवर्स, पूरी कायनात में. सिटिंग इन द हेवन अबव, यानी ऊपर आसमानों में, जन्नत में अल्लाह मियाँ बैठे जो हैं वो हुकूमत करते हैं. ले जी, ये भी हो गया. और अब ये क्वेश्चन नंबर 4 है. एंड हाउ डज अमांडा मेक टॉम्स लाइफ हेल बाय कांस्टेंट रिमाइंडर्स. अब हेल जो है, अमांडा जो है कॉन्स्टेंटली वो चाहती है कि टॉम यूँ करे, तो असल में टॉम को भी अपनी लाइफ को कैसे इम्प्रूव करना है उसको भी नहीं समझ आ रही. और मज़ीद ये कि उसकी मदर जो हैं, जो कि एक्चुअल उसकी सिचुएशन और प्रॉब्लम से उसका वास्ता ही नहीं पड़ा, ठीक है, तो वो कैसे एक चीज़, एक जी शख्स जो है उसका उससे वास्ता ही नहीं पड़ता, उस पे बारे में कोई राय देना, कोई बताना कि इसको यूँ कर लिया जाए, ऐसे टैकल कर लिया जाए, ये करे, वो करे, तो वो जो है वो समझना कुछ मुश्किल होता है. टॉम जो है इन हिज वे ही इज स्ट्रगलिंग टू कम आउट ऑफ डिस्ट्रेस्ड कंडीशंस. और वो चाहता है कि जो उनके माली मुआशी हालात जो ख़राब हैं उनसे बाहर निकल आए और एक रेस्पेक्टेबल लाइफ जो है वो उस तक पहुंच जाए. अब उसके लिए ही इज स्ट्रगलिंग इन हिज ओन वे. ही इज मैन. उसने अपने तरीके से कोशिश करनी है. अमांडा जो है शी, उसने जो कुछ उसकी ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि जो शी इज़ अ वुमन, और वो उसका ज़्यादातर जो है उनकी जो घर से बाहर की जो दुनिया है उनमें ऑब्जर्वेशन इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी कि आदमियों की होती है, क्योंकि आदमियों का जो है दैट इज़ देयर नेचुरल जॉब. उन्होंने तो घर से बाहर रहना ही होता है. ये तो उनका एक पार्ट ऑफ लाइफ है. तो एक्सटर्नल लाइफ जो है, घर से बाहर की जो ज़िंदगी है, वो चूँकि बहुत अच्छे तरीके से समझ रही होती हैं, क्योंकि वो उसमें इन्वॉल्व होते हैं. अब वो जो हैं अपनी कई दफ़ा मामलात में अपने जो फीमेल पार्टनर्स होते हैं उनसे वो मशवरा कर लेते हैं, ठीक है. तो कई दफ़ा ऐसा जी होता है कि उनसे बड़ी अच्छी बात भी जो है वो हो जाती है, हेल्प मिल जाती है. लेकिन वो मुकम्मल तौर पे ये समझ लेना कि टॉम जो है कि वो यानी अभी मैच्योर नहीं है, उसको पता नहीं है, वो फुलिश है, उसको काम करने का तरीका नहीं आता, ये बातें जो हैं उसके लिए उसकी फर्दर डिफ़िकल्टीज़ में इजाफ़ा करती हैं. उसको हौसला चाहिए, उसको प्यार मोहब्बत की ज़रूरत है, और उसको कहीं से भी कोई कम्फ़र्ट नहीं मिल रहा है. अगर यहाँ पे उसको माँ की तरफ से मिल भी रहा है, तो उसमें भी जो है वो उसको अवेल करना चाहता है, उसमें वो प्लानिंग बनाना चाहता है, उन प्लानिंग पे अमल करना चाहता है. लेकिन जैसे ही जो है अभी वो मंसूबे बना रहा होता है, उन पे अमल करने का सोच रहा था, तो उसकी मदर उसको टॉन्टिंग शुरू कर देती है. शी डजंट नो दैट व्हाट हेल्प गिव्स स्मोकिंग टू द बॉय. टॉम को स्मोकिंग से किस तरह से हेल्प मिल रही है, शी कांट अंडरस्टैंड, क्योंकि वो तो स्मोकिंग करती भी नहीं.
तो वो जो है इस बात को नहीं समझ रही, वो उसको कह रही है कि तुम स्मोकिंग छोड़ दो, वो समझ रहा है कि स्मोकिंग से उसको ग्रेट आइडियाज आते हैं, उसको कंसंट्रेशन मिल रही है। दिस इज द डिफरेंस। तो इस तरह से वो जो है उसको, और नेचुरली जब वो इस तरह से किया जाएगा तो वो जो है वो डिस्टर्ब फील करेगा। और इसमें प्ले में हमने देखा है कुछ टॉम की बातें ऐसी हैं कि वो ड्रिंकिंग करता है, वो स्मोकिंग करता है, ये बातें उसकी ऐसी हैं जो कि नेगेटिव हैं, नहीं करनी चाहिए। और उस पे जो उसकी मदर की एडवाइस है वो भी समझ आने वाली है। लेकिन परहैप्स उसकी जो एडवाइस है एट द रॉन्ग टाइम, जब वो कहीं कंसंट्रेशन में होता है उस वक्त उसको जो है, यानी जब वो उजलत में होता है उसको स्लो करने की कोशिश करती है। जब वो जो है अब फुल कंसंट्रेशन में होता है तो उसको जो है उसके कंसंट्रेशन को डिस्टर्ब करती है। तो ये इस तरह से जी उसकी लाइफ जो है मुसलसल, और वो इसके बावजूद जो है उसके लिए बहुत एजिटेशन वाली बात होती है कि एक शख्स कामयाबी के करीब पहुंच रहा होता है तो उसकी को टांगें खींचनी शुरू कर दे। तो ये जो है ये उसके लिए इंतहाई तकलीफ दह बात थी। तो इस तरह से वो उसको टॉर्चरिंग कर रही थी, उसको यानी उसको तकलीफ दे रही थी। अगरचे कि शी डिड नॉट मीन, उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि वो जो है टॉम जो है वो कामयाब ना हो, उसको परेशान हो। लेकिन उसकी अपना जो लेवल ऑफ थिंकिंग जो था वो दैट वाज नॉट सो हाई जितना कि घर से बाहर के मामलात में मर्दों का होता है। तो इस वजह से शी वाज नॉट अंडरस्टैंडिंग हिज जो है लाइफ के बारे में, वो नहीं समझ पा रही थी। तो अपनी तरफ से तो बेचारी अच्छा ही कर रही थी, लेकिन वो उसको बहुत एजिटेटेड फील कर रहा था। और हमारी मेरी सिंपैथी जो है वो टॉम के साथ भी हैं, क्योंकि टॉम जो है अगरचे कि जितना वो ही वाज बीइंग पेस्टर्ड, जितना उसको तंग किया जा रहा था, ही वाज नॉट इतना रूडली वो अपनी मदर की तरफ जो है वो नहीं बिहेव कर रहा था। वो अपने इस जो है जो इल फीलिंग्स जो थे, गुस्सा जो था, वो उसको सुप्रेस कर रहा था। और मुसलसल जो है उसकी कोशिश ये थी कि उसकी मदर के साथ उसका एनकाउंटर ना हो, उसके साथ कोई आर्ग्यूमेंटेशन ज़्यादा ना हो। और वो चूंकि एक दूसरे की बात को नहीं समझ पाते थे, इसलिए दोनों ही डिस्टर्ब होते थे। वो टॉम भी होता था और उसकी मदर भी होती थी। टॉम कैनॉट एक्सूड हिज होम लाइफ। तो ये जो है और इस तरह की जैसे कि ये इनकी सिचुएशन थी अभी, मुसलसल जो है ये डिस्ट्रेस में अगर सर ये। ऊपर वाली लाइन एक दफा वर्ड टू वर्ड फिर पढ़ दें। कौन सी वाली? Tom Tom is an extremely sensitive one. He is forced to act heartlessly. टॉम तो मैंने ये इसी पैराग्राफ में नहीं के नहीं ऊपर। ऊपर वाले पैराग्राफ। अच्छा, ही फर्स्ट टॉम इज एक्सट्रीमली, हाँ ये तो फर्स्ट है, पहली लाइन। टॉम जो है कि सेंसिटिव है, रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। आपने वो मैंने आपको जी वो भेजा था, इसका लिंक भेजा था, आपने मूवी देख लेनी थी, देखी कि नहीं? नहीं अभी तक तो नहीं देखी। हाँ, इसीलिए नहीं समझ आ रही ना, वो देख लेनी थी। अच्छा चलें। सर मूवी और नॉवेल में थोड़ा मतलब प्ले में थोड़ा डिफरेंस होगा। नहीं होगा, सेम ही वर्ड है उसकी, ठीक है। सेम ही होगा, चलिए फिर सेम मैं देखूंगी। है, सेम वर्डिंग है, ठीक है। वो इसी यही सेम स्पीचेज हैं, और शायद नीचे लिखी भी हुई हैं, ठीक है। जब वो बात करते हैं तो साथ साथ स्पीचेस जो है लिखी भी आती हैं। तो ये जी जो है आप जो है आपके लिए थोड़ी सी डिफिकल्ट होगी इसको अंडरस्टैंड करना। जो मैंने तो जो है मेरे दिल में यही था कि आपने ये देखा हुआ है। चलें एनीवे, मैं उसको साथ साथ वैसे बता देता हूँ। तो टॉम जो है वो एक्चुअली सर अपने, लेकिन मुझे सारा समझ आ ही गया मतलब कि क्या है ये पूरा प्ले, नहीं फिर क्योंकि भी पढ़ा है देखें, तो फिर अंदाजा होगा। फिर भी इसको देखें, आप इस प्ले को देखें। अच्छा, इतना मैं भी इतना जी अच्छे वो से मैं नहीं एक्सप्लेन नहीं करता। देखूंगी। हाँ, ये कोई 1 घंटे की असर ज़्यादा नहीं है। टॉम इज वो जो है वो बहुत सेंसिटिव, इसमें जो है ये प्ले मैंने बताया था कि इसमें शुरू में सारे प्ले में अगलीनेस है, बदसूरती है प्ले के सारे प्लॉट की, ठीक है। इसमें कुछ भी जी खास नहीं है, प्लीजिंग कुछ भी नहीं है, लेकिन ये इजी है। ट्रेजेडी है इसमें सारी। तो इसमें ये जो है अब इसको ब्यूटीफाई कैसे किया गया है, इसमें जो अमांडा है शी इज़ अ ब्यूटीफुल वुमन, और टॉम जो है ही इज़ हैंडसम एंड स्मार्ट बॉय, वो भी एक अच्छा जो है हाइट के हवाले से भी है ये कि यानी एक अच्छा उसका जो है कद काठ है, खूबसूरत है, नैन नक्श उसके ठीक हैं, और ज़ाहिर है फिर उसका कम्प्लेक्शन भी फेयर होगा। तो ये जो है मदर और सन जो हैं दे आर टू ब्यूटीफुल क्रिएचर्स। और वो जो हैं मदर भी जो है वो भी उसका जो स्टेचर है उसमें किसी किस्म का मुझे तो कोई फॉल्ट नज़र नहीं आया, सिवाय इसके कि वो जो है जी बेटे के साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही। हाँ, तो यहाँ पे मैं एक बात बताना ये चाह रहा था कि अगर इस तरह के जैसे हमारे जो रवैये हैं, सर्कमस्टांसिस हैं, जो साइक जो हमारी डेवलप हो जाती है, ये मुसलसल जो है हमारे लिए दोनों पार्ट यानी फैमिली मेम्बर्स के लिए इस तरह से होते हैं।
तो उनके लिए वो कन्फ्यूजन, परेशानी का बायस बनती रहती हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि ये ऐसे ऐसे हो सकता है टॉम जो है अर्निंग मनी में कामयाब हो जाए, ठीक है? और उसकी जी। अपनी मदर के लिए वो कोई चीज़ खरीद के ले आए। लेकिन उसकी मदर ने अगर पहले से सोच रखा है, ये नहीं, फॉर एग्ज़ाम्पल टॉम जो है वेरी रिच हो गया, उसका लॉटरी निकल आई, उसके हाथ पैसे लग गए, तो वो उसने सोचा कि मेरी मेरी मदर जो है, उसके लिए मैं एक गाड़ी खरीद लूँ, ठीक है? वो व्हाइट कलर की खरीद ले लाता है, जबकि मदर ने सोच रखा, ज़ाहिर है वो लड़का है, उसने तो अपने तौर पे देखना है, व्हाइट खरीदेगा, ब्लैक खरीदेगा और इस तरह के कलर जो हैं वो जो होते हैं वो खरीदेगा, जिनको हम यूँ कहेंगे मैस्कुलिन कलर्स हैं। तो जब ये है उसकी जो मदर है, वो अपने तौर पे वो सोचेगी नहीं, गाड़ी तो पिंक कलर की होनी चाहिए, गाड़ी तो यानी उसका हो सकता है कोई और जो है उसके प्रेफ़रेंस हो। अब दोनों जो हैं किसी एक बात पे इत्तेफ़ाक नहीं कर पाएँगे। अब इनके पास खुशियाँ भी आ गई हैं, पैसा भी आ गया है, लेकिन फिर भी इनकी वो कन्फ्यूज़न, वो आपस में चपकलश, वो झगड़ना, डिसएग्रीमेंट जो है, ये डिसएग्रीमेंट एक बहुत ऐसी चीज़ है जो कि मुसलसल परेशानी का बायस बनती है। अब इसको जो है ज़्यादातर जो है मैंने जो बार मैंने कुछ लोगों को देखा, मैंने उनसे ये समझे कि आई गॉट द लेसन, मैंने उनसे ये बात सीखी भी। वो ये है कि मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल एक फ़ैमिली की मैं मिसाल देता हूँ। एक आदमी था, उसका वहाँ पे एक छोटी-सी दुकान थी, ठीक है? उसकी 2 बच्चे थे और उसकी 1 बीवी थी। अब वो जो है घर से सुबह-सुबह जो है वो अपनी दुकान पे आ जाता है, यानी वहाँ पे ये है कि लेट आवर में 9-10 बजे दुकान नहीं खोलते, 6 बजे खोल देते हैं, सूरज निकलते ही दुकान खोल देते हैं। चूँकि उस वक़्त लोग जो है काम पे जा रहे होते हैं, उन वो चांसेस होते हैं वो शॉपिंग करते हैं, जो कुछ भी रास्ते में जो दुकान आती है, उससे जो भी कोई चीज़ जो उनको ज़रूरत होती है, तो सबसे पहली उनकी प्रेफ़रेंस होती है, वो दुकान में घुसते हैं, कोई कॉफ़ी खरीदता है, कोई बिस्किट खरीदता है, कुछ न कुछ वहाँ से वो उनकी जो है, वहाँ पे वो सेल का वो वक़्त होता है उनका। अब वो नहीं है आदमी जो है सुबह-सुबह आता है, दुकान खोलता है, वहाँ पे जो है उसके बाद जब कुछ जो है स्लैक आवर्स आते हैं 9 ओ क्लॉक, जबकि लोग वो रश कम पड़ जाता है या ख़त्म हो जाता है, तो उसकी बीवी जो है वो उसका खाना लेके आती है और वो आदमी जो है वो अपना खाना शुरू करता है और उस दौरान उसकी बीवी जो है वो अपने वो सारा कंट्रोल दुकान का सँभाल लेती है, वो दुकान पे बैठती है। अगर कोई कस्टमर आता है तो वो मैं उसको यानी शोर खाना आराम से खा रहा है, वो डिस्टर्ब नहीं होता और उसकी बीवी ही पैसे लेती है, देती है चीज़ें वगैरह जो। अब ये जो है उसको अगर उसकी बीवी वहाँ पे काउंटर पे बैठती है, उसको पता चल जाएगा उसके शौहर की परेशानियाँ क्या हैं, यानी उसके गले में कितने पैसे हैं, उसकी सेल हो रही है, उसकी सेल नहीं हो रही, वो खुश है, नहीं खुश है। ये उसी वक़्त मुमकिन है जब वो उसके साथ उसका वर्क जो है वो शेयर करती है। अब वो जो है उसके बाद जब वो खाना खा लेता है, तो वो जो है वो बर्तन लेके घर चली जाती हैं और आदमी फिर दोबारा जो है अपने काम पर बैठ जाता है। इसी दौरान जो है 1 से 1-2 बजे के बा का टाइम हो जाता है और बच्चे उसके सीधे स्कूल से दुकान पर आ जाते हैं, ठीक है? और वो आदमी जो है जी। वो घर चला जाता है, वहाँ पे 2 घंटे वो अपनी नींद पूरी करता है। 2 और बच्चे जो हैं वहाँ पे 2 घंटे, 3 घंटे वो दुकान पे जो हैं, वो दुकान को सँभालते हैं। खाते-पीते भी हैं, ज़ाहिर है वो उनके लेकिन उनकी जो अटैचमेंट है अपने बिज़नेस के साथ, दुकान के साथ, बाइंग सेलिंग का एक्सपीरियंस, लोगों से डीलिंग का एक्सपीरियंस, ये होता रहता है। उसके बाद जो है वो आदमी जो है रेस्ट करके वापस आ जाता है। उसकी वाइफ़ घर में शाम का खाना पकाती है और वो लड़के जो हैं, वो बच्चे जो हैं, वो फिर वहाँ से घर चले जाते हैं, वहाँ से वो खाना खाते हैं और उसके बाद अगर उन्होंने बाहर जाना है, बाहर चले जाते हैं, आराम करना है, आराम कर लेते हैं, वगैरह-वगैरह। तो इस तरह से आदमी जो है फिर 10 बजे तक जो है यानी वो दुकान को ओपन रखता है, खुला रखता है। अब ये देखें इसमें सारे में कोई भी डिस्टर्ब नहीं हुआ। बच्चों को भी पता है कि उनका फादर किस तरह के सर्कमस्टांसेस से गुज़र रहा है। आदमी उसकी वाइफ़ को भी पता है किस तरह के सर्कमस्टांसेस से गुज़र रहा है और वो जो है आपस में उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है और कई-कई महीनों तक उनमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती। उन्होंने कोई चीज़ खरीदनी है, वो ज़ाहिर है वो जो अपनी यानी अपनी बातों को दूसरों पे प्रेफ़रेंस नहीं करते, बल्कि दूसरों के जो मामलात हैं अपनी फैमिली में मेंबर के हैं, उनको समझते हैं और एक-दूसरे के लिए वो हेल्पफुल बनते हैं। और इस तरह से होता क्या है उनके फिर बिज़नेस उनका बढ़ता है, सारे खुश रहते हैं। अगर घर में सारे लड़ झगड़ के दुकान पे आएँगे, परेशान होंगे, कोई भूखा आके आएगा, तो इस तरह से वो सारे जो हैं उनके लिए परेशानी होती है। अब बच्चे जो हैं चूँकि बाहर स्कूल से दुकान पे आते हैं, तो दुकान पे आकर उनको बड़ी भूख लगेगी तो कोई बिस्किट खा लेगा, कोई जूस पी लेगा, कोई इस तरह से उनका टाइम जो है थोड़ा-सा वो निकल जाएगा।
तो और एक जो है अगर दुकान पे काम कर रहा है तो एक हो सकता है वहाँ पे बैठा बैठा अगर कोई स्कूल का होमवर्क है तो वो उसके साइड पे बैठ के वो भी कर लेंगे। तो दैट वाज वेरी फैंटास्टिक रूटीन। ये मैंने एक फैमिली की मिसाल दी है, उसमें बहुत अक्सर फैमिलीज ऐसा ही हैं वहाँ पे। हमारे यहाँ भी ऐसा है, खेतों में जो है लोग जो हैं काम करते हैं और लेडीज़ जो हैं वहाँ पे अपने शोहरों के साथ जो हैं वो खेतों पे जाती हैं, वहाँ पे काम काज में हेल्प करती हैं। ख़ास तौर पे जानवरों को चारा डालना और उनसे जो है उनको साफ़ सुथरा करना, नहलाना धुलाना, इस तरह के जो काम होते हैं ताकि मेन जो हैं उनको आराम का मौका मिल जाए और ज़्यादा जो हैं वो अपने खेतों में मशक्क़त वाले काम वो कर सकें। तो इस तरह से ये जो है मोस्टली दे हैव अ वेरी पीसफुल लाइफ। उनके बच्चे भी खेतों में जाते हैं तो दे शेयर देयर एफर्ट्स। तो अगर जो हम अपनी एफर्ट्स जो हैं वो शेयर नहीं करेंगे, एक दूसरे की जो है डिफ़िकल्टीज़ को नहीं समझ पाएंगे, जैसा कि इस ड्रामे में अमांडा और उसके बेटे के दरमियान है। बेटे के जी। डिफरेंट सर्कमस्टांसेस हैं, अमांडा अपनी ख्याली दुनिया में रह रही है, तो वो एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे, जिस वजह से उनकी जो है मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये लड़ाई हो रही है। तो ये उसने जो हाईलाइट किया है ये परमानेंट कॉन्फ्लिक्ट है। इसका पॉवर्टी, उनका गरीब होना या उनका गरीब ना होने से कोई ताल्लुक नहीं है। ये उनके रवैये हैं, उनके एटीट्यूड्स हैं जो उनके लिए प्रॉब्लम का बायस बने हैं। अगर ये उनके पास पैसे नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि माँ बेटा आपस में तल्लक आते हैं वो ख़राब कर लें उनके प्यार मोहब्बत या रिस्पेक्ट में कोई कमी आ जाए। दिस शुड नॉट बी, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो टॉम कैन नॉट टॉम वेरी सेंसिटिव है, एक्चुअली टॉम इज इन अ स्पीड। तो याद नहीं आपको पढ़ना था, he sees his mother Amanda talking to the trees back in हाँ, Blue Mountain. he sees his mother Amanda talking of the days back in Blue Mountain। अमांडा जो है वो अपने यानी पुरानी खुशहालियों को वो याद कर रही है, उसी दुनिया में रहती है, ठीक है। वो स्टिल शी इज फीलिंग दैट शी इज वेरी Blue ब्यूटीफुल। Mountain क्या मतलब सर? ब्लू माउंटेन हो सकता है कोई प्लेस हो जहाँ पे वो रहती है, कि जैसे इनको यहाँ प्रॉपर नाउन के तौर पे लिखा है, कैपिटल लेटर से लिखा गया, तो इसको तो किसी जगह का नाम होना चाहिए। या फिर कोई एडियम भी हो सकता है, अपनी ख्याली दुनिया में रहती है, अपने खूबसूरत ख्यालों में खूबसूरत पहाड़ होते हैं वहाँ पे रहती है। तो दोनों तरह से हो सकता है, लेकिन आई थिंक ये जो है ये कोई जगह है, क्योंकि इसका बी कैपिटल है, इसका एम कैपिटल है। अदरवाइज अगर ये फ्रेज होता तो ये स्मॉल लेटर होते हैं। तो प्लीज इस हर उसको जो है जी। अपनी जो है ब्लू को ऐसे ब्लू माउंटेन को जगह होगी यहाँ पे वो रहती होगी, तो वो उसको जो है देन शी वाज आई टोल्ड यू दैट वो उसमें वो ब्यूटी तो थी, तो उसको जो है उसके जो एज फेलो थे वो उसके लिए पागल हुए फिरते रहे, तो दे आर ईगर टू प्रपोज हर। तो वो ये है दैट वाज सेंस ऑफ हैप्पीनेस फॉर हर। तो ये इसी और जो चेरिश्ड मेमोरीज हैं, याद जो आपकी मेमोरीज में ये उसकी ये मेमोरीज हैं, हैप्पी मेमोरीज जो उसका खजाना है, दिस इज हर ट्रेजर। इसको वो खोना नहीं चाहती, ठीक है। टॉम जी हैं वो एक रियल वर्ल्ड में रह रहा है, तो वो उसको वो समझता है कि जी ये तो चीज़ इसका है क्या मतलब है implication? क्या चीज़ ये Full इम्प्लीकेशन। implication, but he cannot understand. हाँ, जी। the full implication of what she is trying to say to him। अब वो जो है उस अपने ही मेमोरीज ने, अपनी इमेजिनरी यानी पास्ट मेमोरीज हैं, उन्हीं को याद करते हुए वो उसको कुछ कहना चाह रही है, उसको बात समझाना चाह रही है, ठीक है, कि कामयाबी की तरफ उसको गाइड करना चाह रही है, उसको सक्सेसफुल बनाना चाह रही है। लेकिन टॉम के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो टोटली डिफरेंट हैं, और वो जो है अब जो कुछ प्रैक्टिकली देख रहा है वो उसके मुताबिक वो प्लान करना चाहता है, लेकिन वो जो है उसमें डिस्टर्बेंस पैदा करती है। और वो जो है बातों के दौरान अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए वो अपनी हैप्पी मेमोरीज हैं उनको मेंशन करती है, जिसको वो कई दफ़ा सुन भी चुका है, एंड ही फाइंड्स देम नॉट वेरी हेल्पफुल। जबकि उसके लिए रिलीफ का बायस है, ये उसकी हैप्पी मेमोरीज जो हैं अमांडा के लिए रिलीफ है, वो उनके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती। अगर वो उसको मुझे हैप्पी मेमोरीज को याद नहीं करेगी तो उसके लिए भी ज़िंदगी मौत का मसला है। यहाँ पे टॉम के लिए अपने यानी जो रियल वर्ल्ड है उसको छोड़ना और फैंटेसीज में रहना, ये टॉम के लिए भी ये है पॉसिबल सर नहीं है। एक्सक्यूट का मतलब ये हुआ ना escape। क्या चीज़? एक्सक्यूट का मतलब ये हुआ एक्सक्यूट। एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट होता है ये एक्सूड, they cannot exude, sorry, Tom cannot हुआ ना exude इसका his मतलब। home life। एक्सूड यहाँ पे एक स्ट्रेंज वर्ड है, या वैसे तो मेरे ख्याल में खारजी लाइफ होगी, ये शायद ये वर्ड ही ना हो, मैंने तो पहली दफा सुना। कैनॉट एक्सूड सर हिज ये होम लाइफ। escape ही हो सकता ना? क्या चीज? escape।
एस्केप हो, हाँ हो सकता है, एस्केप पॉसिबल है। कैन नॉट एस्केप इज होम लाइफ, वो अपनी होम लाइफ से एक्सूट नहीं कर सकता। तो ये हो सकता है ये वर्ड जो है इससे स्पेलिंग आगे पीछे हो गया हो। His mother जी जी cannot accept life and fantasies of the past. Sorry, cannot accept life and fantasies of the हाँ, उसकी मदर जो है वो कैनॉट एक्सेप्ट, वो कबूल नहीं कर सकती लाइफ, जिंदगी, एंड फैंटसीज, ये यानी तस्वरात या यादें ऑफ द पास्ट, माजी। ये जो है ये मुझे इसकी मीनिंग नहीं समझ आई। उसकी मदर जो है वो तो अपनी फैंटसीज का बहुत जो है जिक्र करती है, बार बार जो है वो जी पास्ट पास्ट मेमोरीज को वो बार बार मेंशन करती है। तो यहाँ पे ये कुछ मीनिंग जो है मैच नहीं हो रहे हैं। आगे देखते हैं। शी रिकॉल्स हर बैक इनटू द गोल्डन डेज, वो जो है याद करती है अपने अच्छे दिनों को, ऑफ हर जी गर्लहुड, जब वो लड़की थी, जब वो वुमन नहीं थी। व्हेन शी वाज अ गर्ल इन ब्लू माउंटेन्स, जब ब्लू माउंटेन्स में, ये उसका कोई गांव ही होगा भाई। शी हैड सो मैनी जी जेंटलमैन कलर्स, तो उसके पीछे बहुत से जो हैं उसके एज फेलोज जो थे प्रपोज करने के लिए eager थे। दैट वन डे they had to send for folding chairs from the church next door, कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि उनको जो है कुर्सियाँ भेजनी पड़ी, फोल्डिंग चेयर्स होती हैं जो फोल्ड हो जाती हैं, फ्रॉम द चर्च नेक्स्ट डोर, उनके घर के पास जो है कोई चर्च था, वहाँ से उनको कुर्सियाँ मंगवानी पड़ी। यानी शायद ये उसके कोई मेहमान आए होंगे। शी रिकॉल्स हर हस्बैंड, वो अपने हस्बैंड को भी याद करती है, हु सर डिजर्टेड, इसका क्या मतलब हुआ, छोड़ गया। फोल्डिंग चेयर्स मंगवानी पड़ी तो इसका क्या करें? यानी उसके घर मेहमान ही बड़े आते थे, ऐसा ही था कुछ। ठीक है, उसको देखने के लिए आते थे, जी इसका उसको क्या प्रपोज मतलब? प्रपोज करने लेकिन के वो लिए तो कह रहे आते। चर्च फ्रॉम द चर्च नेक्स्ट डोर। अच्छा। अच्छा, वो शी वॉज वेल सो इन, मेनी जेंटलमैन कॉलर्स देयर टुडे हाँ, तो वो एंड जो वन है, डे दे हैड टू सेंड द फोल्डिंग चेयर्स। हाँ हाँ, सर ये तो नहीं इसका मतलब कि सारे सिर्फ ऐसे जेंटलमैन नहीं, आते थे वो जिसकी वजह से कुछ चर्च। हो सकता है कोई उन्होंने कोई तकरीब की हो, उनको सिलेक्ट करना पड़ा हो कि उसमें से काफ़ी सारे जो भी हैं प्रपोजल्स हैं वो आ जाएं। ठीक है, ये तो डिपेंड करता है वहाँ पे उनकी सोसाइटी में ऐसा होता है कि नहीं होता। स्ट्रेंज है, ऐसा होता नहीं है कि सारे जी इकट्ठे ही आ जाएंगे। ठीक है, तो कोई होगा कि उन्होंने कोई मीटिंग होगी जिसमें कोई फंक्शन डिजर्ट किया, का क्या मतलब होता है? कोई फंक्शन होगा जिसमें बुलाया होगा। हाँ, कौन सा वर्ड? डिजर्टेड। डेजर्ट होता है छोड़ जाना। उसका जो डिजर्टेड। डेजर्ट, उसका शोहर जो है उसको अकेला छोड़ गया, ठीक है, और खुद वो चला गया उसको छोड़ के। तो वो जो है अमांडा वाज ब्यूटीफुल, अमांडा जो है वो खूबसूरत थी, अच्छी थी, उसको जो है हर किसी का ये ख्वाहिश थी कि वो उसकी उनकी बीवी बन जाए। लेकिन मे बी उनके जो है बिकॉज ऑफ देयर हैबिट्स, उनकी जो है वो साइक्स डिफरेंट थी। तो इसका अमांडा का जो हस्बैंड था वो भी लेटर लाइफ में ही फेल्ट सम डिफिकल्टीज, हो सकता है उसकी अपनी डिफिकल्टीज, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज भी हो सकती हैं, और ये भी हो सकता है कि वो ही कुड नॉट कैरी ऑन अमांडा के साथ, उसका वो जो है वो अच्छे तरीके से नहीं चल पा रहा था। तो इस वजह से भी वो रिकन्सिलिएशन उनमें नहीं हुई, उनमें कोई ऐसी इफ़हाम तफहीम नहीं हुआ है, और वो वहाँ से उसको छोड़ के चला गया। अच्छा ठीक है, तुम ऐसे ही जैसे तुमने रहना रह लो। ठीक है। जी टॉम इज इटर्नल ड्रीमर, टॉम जो है मुसलसल जो है अपनी, वो ड्रीमर है, वो ख्वाबों में रहता है। टॉम को ये इसका ख्वाब क्या है कि सक्सेस इज एट हैंड, ये सोचता है कि कामयाबी बिल्कुल मैं पहुंच गया हूँ, इसके करीब हूँ। ठीक है, तो ये अपनी एफर्ट्स तेज कर देता है, जी और वो एंड में फिर या उसकी जो है ही इज डिसीव्ड बाय सक्सेस, उसको कामयाबी जो है फिर डिसीव कर जाती है, एंड देन ही हैज़ टू रिफ्रेश हिज प्लानिंग, फिर दोबारा से कोशिश करना पड़ती है। और चूंकि वो बार बार नाकाम हो रहा है, इसलिए वो अपने आप को संभला हुआ रखना चाह रहा है, ज़्यादा अच्छी प्लानिंग करना चाह रहा है, इसलिए वो ड्रिंक भी करता है, इसलिए वो स्मोकिंग भी करता है। तो ही नोज, वो जानता है दैट ही मस्ट फाइंड मोर एक्साइटिंग लाइफ, उसको ज़्यादा एक्साइटिंग लाइफ, जैसे कि एवरीबॉडी अराउंड वाज लिविंग, वो चाह रहा था कि जिस माशरे में वो रह रहा है उसके मुताबिक उसके पास भी वैसी ही चीज़ें होनी चाहिए। एक्साइटिंग लाइफ, तभी उसकी लाइफ में खुशियाँ आ सकती हैं, तभी वो एक्साइटिंग लाइफ हो सकती हैं। ही बिलीव दैट पीपल अराउंड हिम दे वर लिविंग एन एक्साइटिंग लाइफ। तो टॉम वाज नॉट दैट मच हैप्पी, लकी, देखो उसको ये पास ये चीज़ें नहीं थी। But he feels a strong bond of responsibility to his sister and mother. ये देखें, ये उसका बड़ी अच्छी खूबी है, उसने बताया है।
सब कुछ एक तरफ, लेकिन इसके साथ साथ वो दुनिया की हर शय कुर्बान करने को तैयार था, लेकिन उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हिज सिस्टर एंड टू हिज मदर, ये जो थी, दैट वाज वेरी ग्रेट। वो जो है बहुत स्ट्रांग थी। वो सब कुछ छोड़ देना छोड़ सकता था, वो पूछ छोड़ दे, सकता था लेकिन मुझसे। ये जो है, ये दो चीज़ें जो हैं ही वो चाह रहा था कि ये इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आए, ये कामयाब हों, इनकी ज़िंदगी से ट्रेजेडीज जो है कम हों, इसके लिए वो काम कर रहा था। वो इनके बगैर नहीं जीना चाह रहा था। ही नोज, वो जानता है दैट ही मस्ट ब्रेक अवे फ्रॉम हिज फैमिली। वो जानता है कि उसको अपनी फैमिली से अलहदा हो जाना चाहिए। एंड हिज मंडेन एग्जिस्टेंस, और उसकी जो दुनियावी ज़िंदगी है, इफ ही इज़ एवर टू डेवलप एज एन इंडिविजुअल, अगर उसने यानी अपने आप को बतौर इंडिविजुअल, इनफरादी तौर पे अगर उसने कामयाब करना है, तो फिर उसके लिए ज़रूरी है कि वो दुनिया को छोड़ दे, दुनिया के असूलों की परवाह न करे। मतलब ये है, दुनिया के असूल ये हैं कि फैमिली के साथ की केयर करना, परवाह करना, और ये जो है ये था उस पे। लेकिन अगर कामयाब होना था तो इसके लिए उनको छोड़ना पड़ रहा था। ठीक है। अमांडा रिकॉलिंग ऑफ हर जी पास्ट, अमांडा जो है इसके बावजूद अम, वो अपने जो इमेजिनेशन है, उसके जो पास्ट हैप्पी डेज हैं, उनको रिकॉल करती है। मेक द टॉम्स लाइफ हेल, और वो उसको बार बार यही कहती है कि हाँ हाँ वो बड़ी अच्छी, यानी शी एक्चुअली शी वाज इनडायरेक्टली शी वाज टेलिंग हिम दैट शी डिजर्व्ड मोर देन शी हैज। जो कुछ के पास है, वो जी इससे ज्यादा की हकदार थी। तो ये चीज़ जो है ये टॉम के लिए तकलीफ दे बात थी। एक बंदे को जो है एक एक वक्त की एक रोटी ना मिलती हो, वो कहे मैंने चार खानी है, तो वो दूसरे के लिए परेशानी का बायस होता है। तो इस वजह से टॉम वो जो है, जो भी उसके लिए खुशी लेके आता, तो वो समझती, वो ऑलवेज वो यही बताती कि शी डिजर्व्ड मोर। तो अमांडा अंडरस्टैंड्स नीदर हर चिल्ड्रन, अमांडा जो है उसके अपने बच्चों के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, नॉर हर हस्बैंड, ना ही उसके शोहर के साथ। शी कैनॉट रियलाइज दैट डेटिंग इज नॉट द सेम एज इट वाज व्हेन शी वाज sought आफ्टर बाय यंग मैन। वो ये समझिए, यानी वैसे ही है मुलाकात करना, ये है किसी किसी से मिलना, यानी अनमैरिड लाइफ और मैरिड लाइफ में जो डिफरेंस है, शी वाज नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट। वो इस बात को नहीं समझ पा रही थी। वो यही समझ रही थी कि जब वो अनमैरिड थी, शी वाज मोर ब्लेस्ड, और शादी करके वो जो है वो अनब्लेस्ड हो गई है, उसको जो है परेशानियां जो हैं वो बढ़ गई हैं। तो वो नहीं है, उसकी जो हैप्पी लाइफ थी, पास्ट लाइफ जो थी, वो उसको मेमोराइज करती है। बट शी इज़ नॉट रियलाइजिंग दैट एवरीथिंग, जैसे जैसे वो एज में बड़ी होती जा रही है, तो उसको उस दुनिया जी ने एक्सेप्ट नहीं करना है। शी ट्राइज टू इंटरप्रेट टॉम्स प्रॉब्लम्स, ये नहीं है यहाँ पे, ये गलत है। प्रॉब्लम्स टॉम की जो हैं, वो जो उसको समझ आती है, उसके उसके मसाइल को जो है वो उसका तजिया करना शुरू कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ हिज ओन जनरेशन। वो अपने दौर के, जो उस दौर के यानी जो लड़के थे, जो उसके एज फेलोज थे, जो जिनके साथ उसने टाइम गुजारा था, जिनके वो मिजाज को, मूड को समझती थी और वो कंट्रोल भी कर सकती थी, वो समझती है आजकल का ये नया नौजवान जो है, जो उसका बेटा है, ये उन्हीं जैसा है, उन्हीं में से है। और जैसे उनके फीलिंग्स को समझती थी, वो शी बिलीव दैट टॉम वाज फीलिंग द सेम जैसे कि उसके पास्ट में एज फेलोज फील करते थे। सो ये जो है, एक्चुअली वो अपने पास्ट से बाहर नहीं निकली थी। और टॉम जो था, ही वॉज टू मच इन द एडवांस वर्ल्ड, वो जो आज की दुनिया है वो उसमें इन्वॉल्व हुआ था, वो उसको फतह करना चाह रहा था। तो ये अमांडा जो है, ये जो अब नई दुनिया इसको पता तो नहीं कर पा रही, तो इसका हल इसने ये निकाला है कि शी लिव्स इन द पास्ट। उसकी जो है मेमोरीज ऑफ द पास्ट जो हैं वो उनको रिकॉल करती है, और इस तरह से शी फाइंड्स रिलीफ। और उसकी जो लॉरा है, उसके अंदर तो ना कोई पास्ट है ना कोई प्रेजेंट है। उसने एक वर्ल्ड क्रिएट कर रखा है, वो उसका जो है ग्लास मैनेगरी जो है, उसने एक वर्ल्ड क्रिएट करा, उसमें वो जो है अपने आप को पुरस्कून फील करती है। एक्चुअली दीज थ्री कैरेक्टर्स आर लिविंग इन थ्री डिफरेंट वर्ल्ड्स। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। जी अच्छा जी, उसके बाद ये है क्वेश्चन नंबर 5 है, लॉरा क्राइज नॉट सो मच फॉर हर ग्लास शटर्ड बट हर ड्रीम्स ब्रोकन।
अब जो है लॉरा जो है वो उसका जो है वो यूनिकॉर्न जो उसने दिया था, जिम को दिया था, एट फेल, वो गिर गया और वो टूट गया। तो वो जो है उसने रोना शुरू कर दिया। तो वो कह रहे हैं कि वो रो इसलिए नहीं रही थी कि वो जो उसका ग्लास पीस जो था वो टूट गया, बल्कि इसलिए कि जो उसने सोच रखा था वैसा हुआ नहीं था। द उसके ड्रीम्स मदर टूट गए। And the mother, Amanda Wingfield, ये उसका पूरा नाम है, was once the belle, ये जो फ्रेंच वर्ड है वुमेन के लिए है, तो ये जो है ब्यूटीफुल लेडीज के लिए इस्तेमाल होता है। तो सर कौन सी? ये बेल, ये बेल्ले इसको पढ़ते हैं, ठीक है। was once the belle of the ball, बॉल जो है ये वो जो डांसिंग पार्टी जो होती है उसको कहते हैं, ठीक है। तो वो जो है जी। किसी एक ज़माना था जहाँ पे एक कोई डांस पार्टीज होती थी और उनमें वो खूबसूरत खतूनें हुआ करती थी ड्यूरिंग हर ग्लोरी डेज, अपने शान शौकत वाले दिनों में, ऑफ द ओल्ड साउथ। ओल्ड साउथ ये भी कोई जगह होगी, बट नाउ शी इज़ फ्रेजाइल, वो कमज़ोर है, एंड स्ट्रगलिंग फॉर सर्वाइवल, उसको अपने सर्वाइवल की पड़ी हुई है। In the beginning of the play के शुरू में Amanda is totally immersed in her own a little world of illusion, अपने ख्याली दुनिया में illusion जो कि जिसका हकीकत से कोई तल्लक ना हो। अमांडा जो है वो अपनी ख्याली दुनिया में खोई हुई हम देखते हैं। She is constantly reminiscing, reminiscing होता है याद करना, ज़हन मिलाना, प्यार से मोहब्बत से याद करना। रिकॉल ऑफ हर करना। ऑफ हर पास्ट, अपने माजी को जो है वो अपने ज़हन में ताज़ा करती है। डेज इन दी साउथ, साउथ में यानी साउदर्न पार्ट होगा इंग्लैंड का, वहाँ पे जो है उसने बल्कि अमेरिका का होगा आई थिंक। तो ये वो जो है उसके जो पास्ट डेज थे वो उनको याद करती है। शी इज़ वरीड अबाउट द सर्वाइवल ऑफ द फैमिली, वो इस बात से परेशान है। जिस तरह का ये इन्होंने बनाया हुआ है स्टेज जो है, इससे लगता तो है कि ये शायद ब्रिटिश प्ले है, लेकिन जिस तरह के करेक्टर जो हैं बताए गए हैं, जिस तरह का प्लॉट है, अंग्रेज़ इस तरह की स्टोरी का प्लॉट जो है वो लिखते नहीं हैं, तो यहाँ से शक पड़ता है कि ये शायद अमेरिकन है। अब ये देख लीजिएगा कि इसका राइटर जो है वो अमेरिकन है कि ब्रिटिश है। कई दफ़ा होता है कि ब्रिटिश जो हैं वो अमेरिकन में माइग्रेट कर जाते हैं, कई दफ़ा जो अमेरिकन जो हैं वो इंग्लैंड में वो आ जाते हैं माइग्रेट करके। तो ये जो है इस तरह की कोई सिचुएशन हो सकती है। इन द बिगनिंग ऑफ द, ये हो गया। शी इज़ कॉन्स्टेंटली, वो याद कर रही है अपने जो है पास्ट डेज हैं। शी इज़ वरीड अबाउट द सर्वाइवल ऑफ द फैमिली, दिस इज़ वाई, यही वजह है। शी एनरोल्ड लॉरा इन बिजनेस स्कूल, उसने उसको बिजनेस स्कूल में कराया, दाखिल करवाया। सो दैट व्हेन टॉम लेफ्ट, ताकि टॉम जब चला जाए, छोड़ जाए, लॉरा वुड बी एबल टू टेक केयर ऑफ बोथ हरसेल्फ एंड अमांडा, तो लारा और अमांडा जो हैं दोनों गुजारा कर सकें। होता यूँ है यहाँ पे दूसरे कंट्रीज़ में तो ऐसा होता है कि लड़के जो हैं वो अक्सर जो हैं पेरेंट्स को छोड़ जाते हैं और अपना नया घर बना लेते हैं, ठीक है। तो जो लड़कियां होती हैं वो अक्सर जो हैं वो मदर्स पेरेंट्स का क्या ज़्यादा सोचती हैं लड़कों की निस्बत जो है। तो ये जो है इसलिए उसने प्लान कर रखा था, उसको वो सोचती थी कि टॉम बड़ा होगा तो उनको छोड़ जाएगा, लेकिन टॉम उनको, ही वाज वेरी रिस्पॉन्सिबल, ही वाज नॉट गोइंग टू लेट देम, उनको अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। उसकी एक वजह ये भी थी कि सर मैंने उसका, पास्ट पेपर देखे हैं, लेकिन कोई भी वो जो क्या कहते हैं जो पोएम के कॉन्टेक्स्ट वगैरह हैं वो रिपीट हाँ नहीं हुए। अभी तो हमने पढ़े नहीं है, 2 ही तो पढ़े हैं सारे पेपर। जी मैंने बाकी भी आगे से भी देखे हैं ना। अच्छा चल नहीं, उसमें अपने पास से बना ले, उसमें तो कैसे है, ये हमने सिचुएशन बतानी है, कौन सी सिचुएशन में वो बात हो रही है। नहीं नहीं, मैं कह रही हूँ कि वो जो हमें लाइंस दी गई हैं वो लाइंस रिपीट नहीं हो रही, हर दफा हाँ नई हाँ हाँ लाइंस हो हाँ रही हैं। हाँ हाँ, ऐसे ही हर दफ़ा वो डिफरेंट दे देते हैं, चांसेस हैं वो हो भी सकती हैं, या मुश्किल होती आपने है। आपने वो टेक्स्ट जो है उनको पढ़ लीजिए, खासतौर पे सोनेट्स जो हैं, सोनेट्स आप सारी जो हैं वो पढ़ लें, छोटी छोटी पोएम होती हैं, तो एक दो वो लॉन्ग पोएम भी पढ़ लीजिएगा, तो उसमें जो है वो चांसेस है। मिल्टन में से आना ही आना है, वो उसके जो है वो 3 पोर्शन हैं, उनके खासतौर पे पहले दो, मिल्टन विलियम और वो कुछ तो आना है। पहले दो जो हैं उसमें मेरे ख्याल में मिल्टन के जो हैं स्टोरी जो खासतौर पे पैराडाइज लॉस्ट, उसमें से अक्सर आ जाते हैं, ठीक है। और सोनेट जो हैं जो जी। किड्स के ओड्स इंपॉर्टेंट हैं और वर्ड्सवर्थ के सोनेट्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं।
तो ये जो है देख लीजिए। अब इसमें फर्दर जो है जो टेक्स्ट है आप पूरा फोकस करें टेक्स्ट को, और उसमें अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ आती है आप मेरे से डिस्कस कर सकती हैं। चलें ठीक है। फिर मैं सॉनेट्स वगैरह पढ़ना स्टार्ट एक दिन में करें। एक पोइट्स की जो उसकी जो टेक्स्ट है उसको सारा पढ़ लीजिए, जो नहीं समझ आता अंडरलाइन कर लीजिए, बाद में मैं डिस्कस कर लूँगा। जी ओके जी। सर, तो आज वैसे हाफ पास पेपर हो गया, बाकी कल करें या आज ही करें? 136 में अभी ये कितने पे क्वेश्चन रह गए इसके? ये 5वां है, इसके 3 आ गए। 3 और हैं, ये जल्दी खत्म हो जाएंगे। 4 4 और हैं, चारों जी, करने हैं कि इसको उसमें मिला के 4 है। इसको मिला के, यानी अभी मैं इसके कह रही बाद हाफ पास पेपर हो गया, हाफ कल करेंगे। चलें मैं ये इसको तो कंप्लीट कर लूँगा अब। अच्छा दिस इज वाई, अच्छा उसने कर ली, ये उसको क्वेश्चन बहुत लंबा है, क्या हुआ ये बहुत लंबा है, ये इसके 2 बाद? पेजेस पे और है। ओह गॉड, चलिए ठीक इसका है। आंसर यहाँ पे जो है अब ये पेज कंप्लीट करूँ कि ना करूँ? चलिए ये कर लें। हाँ ओके। यही वजह है शी गेट्स द आइडिया दैट लारा शुड मैरी वेल्दी मैन। अब वो उसकी कोशिश ये है कि लारा जो है उसकी किसी अमीर लड़के से शादी हो जाए। टू अप्रोच विद दिस प्लान शी आस्क्स टॉम टू इनवाइट समवन ओवर द डिनर। टॉम जो है उसकी कोशिश ये है कि उसको यानी किसी फैक्ट्री में जहाँ पे भी जिन लोगों में वो रहता है उनमें वो कामयाब हो, और ये चाहती है कि चूँकि वो उसके अच्छे लड़कों से सलामदुआ हो सकती है, रहता है, काम करता है, तो उनको घर बुला ले। ठीक है। तो वो इस तरह से जी वो अपने तौर पे वो जो है वो एडवांटेज जो है वो लेना चाह रही है। सो यानी इनडायरेक्टली वो टॉम को यूज़ करना चाह रही है कि वो उसकी मर्जी का जो सन इन लॉ है वो उसको ढूंढ के ला दे। So when Tom invites someone, किसी को बुलाता है, Amanda becomes overly excited, वो बहुत जो है वो जो है excited हो जाती है, and wants to make sure everything is perfect for Lara. अब चूंकि अपने वो past life में जब when she was a girl, तो जो कुछ जो था जो सिचुएशन थी वो उसके अपने मिजाज के मुताबिक हो जाती थी। शी कुड ड्राइव, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ हर फैंसी एंड टैक्टफुल मैनर्स, वो किसी को भी पागल बना सकती थी। अब वो जो है उसकी बेटी में ये जो है चूँकि इस तरह की एबिलिटीज स्किल्स नहीं है। अमांडा वाज ब्यूटीफुल जो थी, वो ब्यूटीफुल भी थी, नेचुरल ब्यूटी भी थी, तो उसके मैनर्स और जो उसने वर्ल्ड मैनर्स वो भी सीखे हुए थे, एंड शी वाज गुड इनफ, किसी को भी पागल बनाने में, बेवकूफ़ बनाने में वो बेवकूफ़ बनाने में तो नहीं कह सकता, पागल करने में उसकी एक खास महारत थी, लोग वैसे ही उसमें मरे जा रहे थे। अब उसकी बेटी जो है उसमें ये स्किल नहीं है, तो इसको वो कैसे जो है वो अपने उसी अंदाज में वो जो है उसको ट्रीट करना चाह रही है। शी हैज़ फॉरगॉटन, वो इस बात को भूल चुकी है कि अब वो जो है उसकी एज में डिफरेंस आ गया है। अब पहले वो गर्ल थी, अब वो वोमेन बन गई है, तो वो जो है पुराना जो उसका टैक्टिक्स हैं वो उस पर वर्क नहीं करेंगे। लेकिन बट शी इज़ डूइंग हर जी बेस्ट, वो भी उनसे हेल्प लेने की कोशिश करती है, वट एवर शी नोज। तो एवरीथिंग हैज़ टू बी परफेक्ट, ये उसकी कोशिश है। शी स्ट्रगल्स टू मेक इट सो विद ऑल पॉसिबल वेज, वो इसको जो है हर तरीके से वो इसको कामयाब करना चाह रही है। अब जैसे जो है फ़र्ज़ करें खुश हो के हंसी से खुश दिली से या क्या खुश मिजाजी से जैसे बात करनी चाहिए, तो लारा तो उस तरह से नहीं कर पाती है, तो उसकी कमी जो है उसकी मदद जो सर, है। वो इसलिए भी उससे शादी मतलब वेल्दी मैन से करवाना चाहती है कि उसका भी खर्चा उठाए, है ना? हाँ हाँ, कि वो दोनों जो हैं लारा और वो जो है वो दोनों कंफर्टेबल लाइफ जो है रह सकें। मांडा और हैप्पी लाइफ हाँ गुजार। अमांडा जी और लारा जो हैं, ठीक है बेटा। तो ये जो है आज इसको फिर यहीं स्टॉप कर देते हैं हम, फिर कंटिन्यू टुमारो। तो बाकी जो है वो कल स्टार्ट कर लेंगे, ठीक हो गया? ठीक है। ओके, ओके, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर सर, अल्लाह हाफिज।